यूं तो कराची में बहुत सारे मकामात हैं जहां पर बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं, लेकिन कराची का एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के बारे में हम कह सकते हैं कराची का बच्चा बच्चा, या आप कह सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान में लोग उस जगह के बारे में बहुत सारी स्टोरीज सुन चुके हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है। जिस मकाम की मैं बात कर रहा हूँ उसे कारसास के नाम से जाना जाता है। राहिल भाई बताते हैं कि क्योंकि ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर है और इनकी जो जिम्मेदारी है वह अक्सर डेड बॉडीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की है। तो वैसे ही 2022 का इख्तिताम चल रहा था। संगीत दिसंबर का बिल्कुल आखिर था और आहिस्ता आहिस्ता करके सर्दी बढ़ती चली जा रही थी। रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था। ये बताते हैं कि एक डेड बॉडी को संगीत में मुंतकिल करने के बाद गोरा कब्रिस्तान से मलीर की तरफ जा रहा था। अब जो लोग कराची से वाकिफ हैं या जिन संगीत लोगों ने शहार फैसल पे सफ़र किया हुआ है उनको पता है कि अगर आप गोरा कब्रिस्तान से मलीर जाना चाहते हैं तो आपको श्वेसल का इंतखाब करना होता है। ये बताते हैं कि वैसे ही जब मैं शहार फैसल से गुजर रहा था और जो ही कारसास का कट या मोद्ध आया तो वह जो पुल है, जिस पुल के नीचे मोद्ध मौजूद है या जहाँ पर एक लोहे का पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी मौजूद है, ये बताते हैं कि एकदम से जब मेरी नज़र उस पुल के नीचे की तरफ पिटी तो मुझे ऐसा लगा कि उस पुल के नीचे शायद कोई लड़की या फिर कोई औरत बहुत ज़्यादा तैयार होकर ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि मेरी तरफ यानी मेरी एम्बुलेंस की तरफ लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही है। आमतौर पर जो जनरल लोग होते हैं या जनरली लोगों को लिफ्ट मांगनी होती है तो वह एम्बुलेंस को रोकने से परहेज़ किया करते हैं। वो आमतौर पर बाइक को, गाड़ी को या किसी भी और ट्रांसपोर्ट को रोकना प्रेफर करते हैं। अब जब उस लड़की ने एकदम से अपना हाथ बाहर निकाल के एम्बुलेंस को रोकने का इशारा किया तो क्योंकि मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उस लड़की को मेरी मदद की ज़रूरत है। जैसे जैसे मैं उस लड़की के बिल्कुल करीब पहुँचा और आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैंने एम्बुलेंस की स्पीड को स्लो किया तो इन 15 या 20 सेकंड के अंदर अंदर जब मैंने उस लड़की पे बहुत ज़्यादा गौर संगीत किया, एक तो वो बहुत ज़्यादा गोरी लड़की थी, यानी उसका जो कलर था बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट था। इसके साथ साथ उस लड़की ने लाल कलर का उरूसी लिबास यानी दुल्हनों वाला ड्रेस पहन रखा था। इसके साथ साथ उस लड़की ने ना सिर्फ जेवरात पहने हुए थे बल्कि ऐसा लग रहा था उस लड़की ने बाकायदा सोने के जेवरात पहन रखे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलकश वो लड़की लग रही थी और किसी भी तरह नहीं लग रहा था जैसे वह बीमार है या फिर जख्मी है, और ना ही उसके अतराफ में कोई संगीत पेशेंट नजर आ रहा था। कुछ अजीब तरीके से जब उसने संगीत मुझे रुकने का या लिफ्ट मांगने का इशारा किया तो मैं ना चाहते हुए भी एकदम से उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। और जैसे ही मैंने अपनी एम्बुलेंस उस लड़की के बिल्कुल सामने आकर रोकी और जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर दूसरी या तीसरी बार पड़ी तो अब ऐसा लग रहा था सूरत हाल की यक्स बदल चुकी है और उसका बहुत ज़्यादा वाइट चेहरा या उसका खूबसूरत चेहरा देखते ही देखते यकसर बदलना शुरू हो चुका है। संगीत, अब लग रहा था उसके चेहरे पर जगह जगह कट्स लगे हुए हैं, जैसे कि उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से अपने चेहरे को नोच रखा हो, और जहां जहां से उसका चेहरा नोचा हुआ था उस पूरे हिस्से से या उन जख्मों से खून रस रहा था। अब देखते ही देखते जब यह एम्बुलेंस रुकी तो उस लड़की के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी जो मुझे वाज़ तौर पे नजर आ रही थी। मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो चुका था कि मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में या तो फंस चुका हूं या फिर फंसने वाला हूं। इसी दौरान में जब मैंने उसके पाँव पे या उसके पूरे जिस्म पे गौर किया तो मुझे लगा कि उस लड़की संगीत के जो पाँव हैं, जो कि बम मुश्किल थोड़े से नजर आ रहे थे, तो उसकी जो एड़ियां हैं वो आगे की तरफ हैं, जबकि उसकी संगीत जो उंगलियां हैं वह शायद पीछे की तरफ हैं। अब मैंने गए वक्तों में अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपने जानने वालों से सुन रखा था कि अगर रात के औकात में आपका सामना किसी औरत से, या आप कह सकते हैं किसी बहुत ही हसीन औरत से हो जाए, और अगर आपको उसके पाँव देखने का इत्तेफाक हो और अगर उसके पाँव उल्टे हो तो आप यकीन कर लें कि आपका सामना किसी चुड़ैल से या फिर किसी पिछल फैरी से हो चुका है। जैसे ही मुझे यकीन हुआ कि मेरे सामने एक चुड़ैल या पिछल पैरी मौजूद है तो अगले ही लम्हे मैंने फौरन से गया और अपनी एम्बुलेंस को कुछ इस तरह से भगाना शुरू किया कि शायद इससे पहले इतनी तेज़ गाड़ी मैंने कभी भी नहीं चलाई थी। इस पूरे रास्ते जब तक कि मैं मली नहीं पहुंचा मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पर न सिर्फ कांप रहा था बल्कि ऐसा लग रहा था ठंडे ठंडे पसीने मेरे जिस्म से छूटना शुरू हो चुके हैं। एक अजीब सूरत हाल थी, एक अजीब कैफियत थी, एक अजीब खौफ था जिसको लेके बिलाखिर मैं मलीर पहुंचा। और बिलाखिर जब मैं संगीत मलीर पहुंचा तो वहां पहुंचने पर ही मुझे एहसास हो चुका था कि मुझे 102, 103 बुखार हो चुका है। इस वाक्य के पेश आने के बाद तकरीबन 15 या 20 दिनों तक मैं न सिर्फ बीमार रहा
बल्कि मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत मौजूद नहीं थी कि मैं जाके अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकूं। इन 15 या 20 दिनों संगीत में मुसलसल मुझ पर दमदरुद किया गया, मेरा इलाज किया गया। तब कहीं जाके मेरी जो तबीयत थी वो कदरे बेहतर संगीत हुई। मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं उस रात खैरियत से अपने घर अपने ऑफिस वापस आ गया। मेरा नाम काशिफ है और पिछले तकरीबन 11 सालों से मैं एक एनजीओ के लिए संगीत एम्बुलेंस को ड्राइव किया करता हूं। अक्सर ऐसा होता है कि मैं कराची के अंदर ही मौजूद होता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे इंटीरियर सीन तक भी जाना पड़ता है। तो वैसे ही एक दफ़ा मुझे कहा गया कि मुझे एक पेशेंट को ले सकना है। जब मैं सक्कर के लिए निकला तो सुबह के 10 या 11 बजे का टाइम था और मेरा ख्याल था कि 6-7 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा रात के 12 या 1 बजे तक वापस कराची आ जाऊँगा। खैर, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो कुछ वजूहात की बिना पे मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा, लिहाजा मुझे वापस आते आते रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम हो चुका था। आप नेशनल हाईवे के रास्ते से जब आप कराची आते हैं तो सबसे पहले मलीर या फिर मलीर वाला जो रूट है जो कि शार फैसल पे जाया करता है वो आपको इस्तेमाल करना होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं मलीर से बरास्ता ड्रग रोड अपने ऑफिस जो कि PCSH में मौजूद था उस तरफ जा रहा था और मेरा ख्याल था कि मैं संगीत अल्लाह वाली चौरंगी से PCSH के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। बल जैसे ही मैंने डिग रोड को क्रॉस किया और डिग रोड क्रॉस करने के बाद जब संगीत मैं मैकडॉनल्ड के बिल्कुल सामने पहुंचा तो मेरे लेफ्ट साइड पे 2 बाइक वाले बातें करते हुए जा रहे थे। जैसे कि आमतौर पर दोस्त यार रात में घूमा करते हैं, वैसे ही वह दोनों लड़के बातों में लगे हुए थे और इत्तेफाक से हम दोनों के अलावा गरीब और जवार में कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। अब क्योंकि हम एम्बुलेंस ड्राइवर हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि अगर हम लोग एम्बुलेंस को तेज़ी से चला रहे हैं तो हमें सामने वाले से कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। अब मैं अपने तौर पर एम्बुलेंस को तेज़ी से चला रहा था, जबकि वह दोनों लड़के जो कि बाइक पर मौजूद थे वो लेफ्ट साइड पर निस्बतन स्लो बाइक चला रहे थे। अब क्योंकि मैं उन लोगों के बिल्कुल पीछे मौजूद था तो मेरे सामने उनकी जो बाइक थी वो एकदम से ऐसा लगा हवा में उछली है और कलाबाजियां खाती हुई उनको लेके नीचे गिरी है। यह दोनों लड़के बाइक समेत रगड़ते हुए काफ़ी देर तक इसी हालत में जाते रहे और बिल आखिर मैंने अपनी एम्बुलेंस को ना सिर्फ ब्रेक मारा बल्कि जैसे तैसे उस एम्बुलेंस को रोक के फौरन से बाहर निकला। अब जब मैंने एम्बुलेंस रोकी और रोकने के बाद मैं वापस इन लड़कों के पास आया तो ये बेचारे बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। इस दौरानिये में पीछे से भी बहुत सारी गाड़ियां थीं जो न सिर्फ आ चुकी थीं बल्कि बहुत सारे लोग थे जो उनके गिर्द जमा हो चुके थे। बहरहाल मैंने संगीत अपनी गाड़ी से पानी निकाला और पानी निकालने के बाद इन लड़कों के सरों पर यह इनके मुंह पर डालने लगा और अल्लाह का शुक्र है कि बज़ाहिर मामूली सी चोटें आई थीं और ये लोग दोनों बातें कर रहे थे। खैर, कुछ देर बाद जब ये लड़के ज़रा बेहतर हुए तो मैंने इन दोनों से पूछा कि भाई देखते ही देखते आप लोगों ने ऐसी क्या हरकत की? क्या आप लोगों की बाइक ऐसा लगा जैसे कलाबाजियां खाती हुई नीचे जाकर गिरी हैं? अब यह सुनने के बाद वह दोनों जो लड़के थे वो कहने लगे कि हम लोग स्लो बाइक पे बातें करते हुए जा रहे थे और हमारे इतराफ में या सामने कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। अब क्योंकि रात के टाइम में आमतौर पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हुआ करता तो हमें यकीन था कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होने वाला, लेकिन बातों ही बातों में एकदम संगीत से ऐसा लगा कि जैसे मेरी बाइक के सामने कोई लड़की या फिर कोई औरत आकर खड़ी हो गई है। और ना सिर्फ एकदम से वो मेरी बाइक के सामने आई, संगीत है, बल्कि मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं ब्रेक लगा सकूं या फिर बाइक को रोक सकूं। कुछ सेकंड के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ और जैसे ही हमारी बाइक कलाबाजियां खाती हुई नीचे जाकर गिरी और जब उसके बाद हम लोग खड़े हुए तो हमारे अतराफ में ना ही वह लड़की मौजूद थी जिसके साथ हमारी बाइक टकराई थी और ना ही दूर दूर तक कोई गाड़ी संगीत नजर आ रही थी। बस एक आपकी एम्बुलेंस थी जो हमें वाजे नजर आ रही थी और कुछ देर के बाद आपने भी एम्बुलेंस रोकी और आप उतर के बाहर आ गए। अब ये जो लड़के बातें कर रहे थे ये बिल्कुल ऐसा ही था। मैं खुद क्योंकि एम्बुलेंस चला रहा था तो मैंने भी देखा था कि एम्बुलेंस के अलावा सिर्फ एक बाइक थी और उस बाइक पे ये दोनों लड़के मौजूद थे। दूर दूर तक ना कोई गाड़ी मौजूद थी और ना ही कोई संगीत लड़की या किसी औरत का नामो निशान मौजूद था। हालांकि इन लड़कों का यही कहना था कि इनको अच्छी तरह याद है कि इनकी बाइक के सामने कोई लड़की या औरत संगीत एकदम से आई है और इनकी बाइक उस लड़की या औरत से जाकर टकराई है और उसके बाद ये दोनों गिर के जख्मी हुए हैं। खैर, मैंने उन दोनों लड़कों को करीबी जो एक छोटा सा प्राइवेट अस्पताल था वहां पर ले जाके फर्स्ट एड दिलवाई और उसके बाद वो दोनों लड़के अपनी बाइक के हमरा अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। लेकिन अजीब बात यह थी
और एक अजीब सवाल था कि अगर वहां पर कोई लड़की या कोई औरत मौजूद नहीं थी तो ये दोनों लड़के बिल आखिर किस चीज से टकराए थे, और टकराने के बाद बकायदा कलाबाजियां खाती हुई इनकी जो बाइक थी वो नीचे जाकर गिरी थी, क्योंकि अगर आमतौर पे आपकी बाइक स्लिप हुआ करती है तो वह कलाबाजियां नहीं खाया करती। अब ये जो हिस्सा है, खासतौर ये जो कारसाज वाला हिस्सा है, इस हिस्से के बारे में इसी तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारे वाकयात जो न सिर्फ मशहूर हैं बल्कि कुछ लोगों के इसी तरह के एक्सीडेंट हुए हैं, और उनका यही कहना है कि जब वो यहाँ से तेज़ी के साथ गुजर रहे थे तो एकदम से कभी उनके सामने कोई औरत आ जाती है, कभी एकदम से उनके सामने कोई लड़की आ जाती है, और कभी एकदम से ऐसा लगता है कोई बुजुर्ग रोड क्रॉस करते हुए उनकी गाड़ी के सामने आ गए हैं। और जब ये लोग अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने की या ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं उस वक्त तक इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका होता है। एक अजीब सा मामला है जो कि आज तक संगीत ना ही किसी की समझ में आ सका है और ना ही कोई इस बारे में वाज तौर पे बता सकता है कि आखिर कारस के उस रोड पर कौन सी मखलूक है जो एकदम से गाड़ियों के सामने आया करती है। इसी तरह गाइस, अगर आप लोगों को याद हो तो कारसाज के बारे में मैंने इससे पहले भी बहुत सारी कहानियां आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और उन्हीं कहानियों में अगर आपको याद हो एक कहानी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिस कहानी में मैंने आपको बताया था कि एक आरजे जो कि संगीत नाइट की ड्यूटी किया करते थे, तो जब उनका ऑफ हुआ यानी कि रात के 1 बजे जब वह अपनी ड्यूटी से अपने घर जा रहे थे तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, और इसी बारिश के दौरान उनका कहना था कि उनको कारसा रोड पे संगीत एक औरत नजर आई थी। और अजीब बात यह थी कि वो जो औरत थी उस औरत ने दुल्हनों वाला लिबास पहन रखा था, और ना सिर्फ उसने दुल्हनों वाला लिबास पहना हुआ था बल्कि उसने बहुत ज्यादा ज्वेलरी भी संगीत पहन रखी थी। वो मुसलसल कोशिश कर रही थी कि ये जो आरजे हैं जो कि बाइक पे वहां से गुजर रहे थे किसी भी तरह उस दुल्हन की बातों में आके अपनी गाड़ी को रोक दें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने गाड़ी रोकने से या उस औरत की बातों में आने से परहेज किया। इसी तरह गाइस, अगर आप लोगों के पास भी इस एरिया के बारे में, खासतौर पर कारसाज के बारे में कोई किस्से संगीत, कोई कहानियां मौजूद हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या फिर आप लिख के ईमेल की सूरत में मुझे शेयर करें, और इसी तरह अपना कोऑपरेशन, अपनी सपोर्ट जारी रखें। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मेरा नाम आसिफ है और यह जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं यह 1993 में मेरे साथ पेश आई थी। मैं बेसिकली इंडिया झारखंड संगीत से बिलोंग किया करता हूं, और 1993 में जब संगीत मैंने अपनी 12वीं क्लास को पास किया था तो घर के कुछ इस तरह के हालात थे कि खाने पीने के मसले चल रहे थे, और इसी वजह से जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके दरमियान लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग ना हो तो आमतौर पे आपके घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। संगीत वैसे ही हर दूसरे दिन मेरे मदर फादर आपस में लड़ पड़ते, और जब उनको समझाने की कोशिश करो तो मेरी मदर कहती कि तुम्हारे पापा हम लोगों का सही तरह ख्याल नहीं रख सकते, जबकि जो हमारे पापा थे वह कहा करते थे मेरी जो सैलरी है वो बहुत ही लिमिटेड सैलरी है, इस सैलरी में मैं इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं प्लान कर चुका था कि मैं ना सिर्फ जॉब तलाश करूंगा बल्कि मुझे कम से कम अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के देने हैं। इसीलिए जब मैंने अपनी एजुकेशन संगीत तकरीबन मुकम्मल की तो मुख्तलिफ सर्किल में मुख्तलिफ जानने वालों से अपनी जॉब के बारे में बात करना शुरू कर दी। खैर, शहर के अंदर जॉब संगीत मिलना इतना आसान नहीं था, लिहाजा मेरी कोशिश थी कि जहाँ पर मैं रहा करता हूँ अगर वहाँ से किसी दूसरे शहर में या फिर किसी दूसरे गाँव में जाकर अगर जॉब करनी पड़े तो मैं उसके लिए भी राज़ी हूँ। खैर, काफ़ी कोशिशों के बाद बिल आखिर मुझे एक जॉब पता चली, और ये जो जॉब थी बेसिकली एक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब थी, और इस कंपनी की रिक्वायरमेंट यही थी कि झारखंड में जहाँ पर मैं रहा करता हूँ वहाँ से तकरीबन 250-260 किलोमीटर दूर एक साइट मौजूद है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहाँ पर मुझे सिक्योरिटी गार्ड के जॉब मिल सकती है। जो सैलरी मुझे ऑफर की जा रही थी वो बहुत ही माकूल सैलरी थी, और अगर वाकई में मैं सैलरी पे जॉब ज्वाइन कर लूँगा तो हर आए दिन जो मेरे घर में लड़ाइयाँ होती हैं कम से कम वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक मुझे 3 महीने तक वहीं पर रहना था, और 3 महीने के बाद मुझे 10 दिन की छुट्टियाँ मिलनी थी। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लिया और जो भी जॉब मुझे मिल रही थी वो मैंने जॉय कर ली। अब ये जो साइट थी ये बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन साइट थी, और इसके अतराफ में दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान मौजूद नहीं था। इस अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के बिल्कुल सामने एक छोटा सा कमरा था जो कि बहुत पुराना कमरा था। वो मुझे रिहाइश के लिए फराहम किया गया था। मैं अपने तौर पर खुश था कि एक तो मुझे रिहाइश फ्री में मिल गई,
और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मेरे खाने का इंतज़ाम मौजूद था। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लेके जब अपनी जॉब शुरू की तो 6 या 7 दिन तक मुकम्मल तौर पे सुकून महसूस हुआ। इसी तरह 6 या 7 दिन के बाद रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था और इत्तेफाक से मुझे नींद नहीं, संगीत आ रही थी। खैर, मैंने सोचा कि कुछ देर कमरे से बाहर निकलता हूँ और बाहर जो एरिया मौजूद है वहाँ पे वॉक करता हूँ। और मैं जब कमरे से बाहर निकला तो मैंने सिगरेट जलाई और मुसलसल सिगरेट पीते पीते वॉक करने लगा। अभी जबकि मुझे वॉक करते हुए 5 या 7 मिनट गुजरे होंगे कि मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके बिल्कुल बराबर में जहाँ पर 3-4 दरख्त मौजूद हैं, उन दरख्तों में से एकदम संगीत से कोई उतरा है। और अजीब बात यह थी कि जो भी दरख्त से नीचे आया है वो दरख्त से नीचे आने के बाद एकदम से गायब हो गया है। अब पहले मैंने अपने आप को समझाया कि हो सकता है ये जो कुछ मैंने महसूस किया है यह सरासर मेरा वहम हो। खैर, उसके बाद मैंने जब इन बातों को इग्नोर किया और दोबारा से वॉक करने लगा तो अब मैंने देखा कि राइट साइड से कुछ अजीब सी चीज़ें जो कि शायद सफ़ेद कलर की है। ऐसा लग रहा है जैसे वह ज़मीन से संगीत 3 या 4 फीट ऊंची है और हवा में उड़ते हुए या लहराते हुए एकदम से मेरी तरफ बढ़ना शुरू हुई है। और जैसे जैसे वह जो भी ऑब्जेक्ट था मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था, वैसे वैसे उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे या उसकी जो शक्ल थी वो वाज होना शुरू हो चुकी थी। मैंने देखा कि एक औरत जिसके बहुत ही बड़े बड़े बाल हैं और कुछ अजीब सा उसका हुलिया है, उसकी बहुत ज़्यादा काली रंगत है, वो मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस औरत के जो पाँव थे या उसका जो नीचे का हिस्सा था, या तो वह मौजूद नहीं था या फिर वह हवा में लहरा रहा था। कम से कम वह जो औरत थी वह ज़मीन के ऊपर नहीं चल रही थी। बहाल जैसे जैसे वह जो भी औरत थी वो मेरी तरफ मज़ीद बढ़ी तो मुझे कम से कम ये तो यकीन संगीत हो चला था कि जो भी कुछ है ये कम से कम इंसान नहीं है। मैंने अपने तौर पर उसके आने से पहले पहले ना सिर्फ आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी, बल्कि इसके अलावा भी जो कुछ मेरे जहन में मौजूद था मैंने वह सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही मैंने ये सब कुछ पढ़ना शुरू किया तो बजाय इसके वो जो भी औरत थी मेरे मज़ीद करीब आती या मुझे कोई नुकसान पहुंचाती, वो एकदम से वहीं पर रुकी और देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे हवा में तहलील हो चुकी है। उसके बाद भी जितने अरसे तक मैंने उस साइट पर या उस जगह पर काम किया तो मैं कोशिश किया करता था कि अव्वल तो पाक साफ रहूं और इसके अलावा रात के औकात में ख़ास तौर पे 8 बजे के बाद बाहर निकलने से परहेज़ करूं।